नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। तो क्या यूपी और क्या पंजाब, साथ ही क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल। इसमें हम बात करेंगे कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इन नॉर्दर्न रीजन की जोनल कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को विकास में बाधक माना जाता था, साथ ही लेकिन अब यह विकास का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई है कि यहां निवेशकों ने भी अपना रुख किया है। इसके विकास का यह भी एक बड़ा कारण है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड बहुत कम थी, यह कछुए या फिर कहें केचुए जैसी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसके लिए कार्य किया है और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे तेजी से अमल किया और आज इसकी गति हमारे यहां सबसे ज्यादा है। प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था ने इसमें एक बड़ा योगदान दिया। विगत 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा न होना, उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही तमाम उस प्रकार की विसंगतियों को, जो उत्तर प्रदेश के विकास में और उत्तर प्रदेश में निवेश में सबसे बड़ी बाधा थी, उसे एक समयबद्ध तरीके से हम लोगों ने प्रदेश से दूर करते हुए निवेश के लिए निवेश मित्र पोर्टल गठित किया। आज देश के निवेश के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का यह देश का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तो बना ही है, जिसके माध्यम से हम लगभग 340 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 1 वर्ष के अंदर ही, सरकार गठन होने के 1 वर्ष के अंदर ही अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, जिसमें हमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इसमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए हैं। या तो उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है या उन पर तेजी के साथ निवेश प्रदेश के अंदर वर्तमान में भी चल रहा है। के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा कानपुर पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दिनेश शर्मा 11 बजे कानपुर पहुंचेंगे और कानपुर में आयोजित 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं पहला कार्यक्रम नेहरू नगर अंध विद्यालय में युवोत्थान रखा गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। और वहीं दूसरा कार्यक्रम जीआईसी मैदान में है, जहां वे अलग अलग विभागों के लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देंगे, जिसमें चेक और आवास की चाबी होगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा 35 लाभार्थियों को अपने हाथ से लाभ देंगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कल कानपुर यानी 4 दिसंबर को कानपुर में होंगे। यहाँ पर उनके 2 प्रोग्राम रखे गए हैं। पहला जो प्रोग्राम होगा वो जीआईसी ग्राउंड में रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर ये मंच यहाँ पर तैयार किया गया है जीआईसी ग्राउंड में, ये उनका मंच है जहाँ पर शहर के सभी बड़े नेता होंगे और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी होंगे। यहाँ पर अभी से ही यहाँ पर आज तैयारियाँ शुरू कर दी गई। यहाँ पर यहीं से ही लगभग 5100 लाभार्थियों को बुलाया गया है। लगभग
जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट के लाभार्थी होंगे, जिनको चाबी और चेक दी जाएगी। इसके अलावा 35 लाभार्थियों को दिनेश शर्मा खुद चाबी देंगे और उनको योजनाओं का लाभ देंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम जवाहर नगर स्थित अंध विद्यालय में रखा गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवोत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पे युवाओं से दिनेश शर्मा खुद संवाद करेंगे। वीडियो श्याम के साथ अभिनव शुक्ला, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में कहा है कि भारत में अब तक कोविड के 3.46 करोड़ मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोविड संक्रमित लोगों में से 4.6 लाख लोगों की मौत हुई है, जो कि कुल मामलों का 1.36% है। और भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 25,000 कोविड मामले और 340 मौतें दर्ज की गई हैं। देश को एक दूसरा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प शक्ति और हेल्थ कर्मियों के तपस्या से, मैं सभी जगह पे तपस्या से भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन ड्राइव चला रहा है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस महामंत्र के साथ आज 125 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। देश में 18 साल से अधिक आयु वाली जनसंख्या लगभग 94 करोड़ है, जो कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए योग्य है, जिसमें से 79 करोड़ लोग को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा फर्स्ट डोज है। साथ ही में 46.38 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो अपने आप में चुनाव 2022 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के झांसी पहुंचे हुए। आगे बता दें कि अखिलेश यादव ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की भी कोशिश की। दरअसल समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने बुंदेलखंड के लिए कुछ भी नहीं किया है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का परिवार ही नहीं है, वो किसी परिवार का दर्द क्या समझेंगे। इसमें ललितपुर बॉर्डर पे है नीचे देखो, जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल, उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। क्या कोई सोच सकता है कि जो लोग दावा करते हैं सरकार चलाने का, उन्होंने गर्भवती मां को ऐसे ही छोड़ दिया हो? घर भी पहुंची वो पैदल चल करके, क्या सरकार मदद नहीं कर सकती थी? इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले ही जान चली गई उनकी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। परिवार वालों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो क्या गर्भवती मां का दुख समझेंगे? क्या उन मजदूरों का दुख समझेंगे जो अपनी सब गृहस्थी लेकर के, सब सामान लेकर के अपने सरों पर जैसे तैसे अपने घर पहुंचना चाहते थे? और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज के लिए लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश की समस्त राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं के बीच जाकर मतदाताओं को रिझाने में जुटी हुई हैं, तो वहीं सत्ताधारी नेता मतदाताओं के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज जनपद मैनपुरी के विधानसभा किशनी क्षेत्र के कस्बा किशनी में एक चुनावी सभा को संबोधित करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जनपद मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया है। और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश में राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही है और देश
प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर वाहवाही की, तो वहीं हिंदू और मुसलमान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, मैं समझाने में असफल रहा, मैं समझा नहीं पाया। ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि आदरणीय समझाने का मतलब क्या हम कमजोर थे? कमजोर का नहीं मतलब होती स्थितियां कुल मिलाकर, इसलिए हमने कानून कृषि वापस लिया हूं। जल्दबाजी में कानून नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रिपील करना कहीं ना कहीं पार्टियों का जो आने वाला भविष्य होगा उसमें मनोबल गिराना है। क्या रहता है कि जब कोई चीज होता है जिसको हम नहीं समझा पाए, कोशिश किया मैं समझाने की। वह किसानों के हित में कानून था और उनको लाभ के लिए ही था कानून, लेकिन समझाने की कोशिश किया। आप नहीं समझ पाए तो देश चलाना है। अब आके एक मिनट, देश है, समाज मेरा है, परिवार का मुख्य है। जैसे परिवार में एक भाई बड़ा है। और वहीं आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने यूपी टीईटी के पेपर लीक का मुद्दा राज्यसभा में बड़े ही जोर से उठाया है। संजय सिंह ने कहा है कि यूपी में सरकार छात्र छात्राओं की जिंदगी से खेल रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं सर। 28 तारीख को नवंबर में उत्तर प्रदेश में लाखों छात्रों की परीक्षा थी, टीईटी की परीक्षा सर, और बड़ी तैयारी करके, मेहनत करके लगभग 25 लाख छात्र उस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आए थे। जब वो परीक्षा केंद्रों में पहुंच गए, प्रश्न पत्र उनके पास आ गया, उस समय उनको जानकारी दी जाती है मान्यवर कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के कारण वो लोग परीक्षा केंद्रों पर रोते रहे, बिलखते रहे, गेट पकड़ के चीखते रहे और अपना अपराध पूछ रहे थे सर सरकार से कि हमसे गलती क्या हुई। और ये पहली घटना नहीं है सर। जो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुआ है अनूप प्रसाद, और 36 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है मान्यवर, उसमें से अनूप प्रसाद जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का राजनीतिक आरोप नहीं चलेगा। नहीं सर, जो फैक्ट है उसको you have to raise the issue, that's all. सर you can't make in अच्छा, you can't make political allegation. नहीं लेता सर, This will not go on record. नाम नहीं लेता सर। ठीक है सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। सत्ता इश्यू बताओ ना। ठीक है, सत्ता पक्ष का उसको संरक्षण प्राप्त है नहीं सर। ना सत्ता पक्ष ना विरोधी पक्ष, ठीक है कोई सर, पक्ष नहीं है। मैं ठीक है अपनी बात कर ले। सब लोग अच्छा मान्यवर, मैं पूरे कर लूं, मैं बड़ी दुख के जब भी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, बताया विरोध करते हैं। ये अजीब तरीका है सर। लाखों छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया इन्होंने। अजय प्रताप सिंह इसे जीवन बर्बाद, नो एलिगेशन, नो काउंटर एलिगेशन, छात्रों का जीवन बर्बाद, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। संजय सिंह, श्री अजय प्रताप सिंह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी की यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी टीईटी का जो पेपर लीक हुआ है उसके छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रियंका ने कहा कि जानकारी ये भी मिली है कि जिसने लीक किया वो बीजेपी विधायक का भाई है, लेकिन अभी तक उसके पोस्टर नहीं लगाए गए हैं। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई। 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। प्रयागराज के मेयर रोड पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद स्वर्गीय चुन्नीलाल चौधरी की आज 22वीं पुण्यतिथि पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनको श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि हम लोग चुन्नीलाल जी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और वो बहुत ही नेकदिल इंसान थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने बेली हॉस्पिटल में जाकर उनको श्रद्धांजलि दी और हॉस्पिटल के अंदर मरीजों को फल वितरण किया गया। वहीं चुन्नीलाल की बहू ने बताया कि बाबूजी का इस हॉस्पिटल से बहुत ही लगाव था। जब वो 20 से 21 साल के थे
तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो इसी हॉस्पिटल में 2 साल तक रहे, जिसके बाद से उनका इस हॉस्पिटल से लगाव हो गया और इसलिए हम लोग हर साल उनकी पुण्यतिथि पर बेली हॉस्पिटल आकर मरीजों को फल वितरण करते हैं। हालांकि चुन्नीलाल के बेटे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज भी हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जहां पर वो रहते थे म्योर रोड पर, वहीं अब उस रोड का नाम चुन्नीलाल चौधरी रोड रखा जाएगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बता दें अस्पताल में जाकर फल का वितरण किया। साथ ही उन्होंने बताया कि चुन्नीलाल की ये पुण्यतिथि पर हमने अस्पताल में जाकर के फल वितरण किया है। आज बेली हॉस्पिटल में मेरे स्वर्गीय चौधरी चुन्नीलाल मेरे ससुर जी की 22वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। हर साल हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं, उनके श्रद्धांजलि देते हैं, उनको फल वितरण करते हैं मरीजों को। उनका यहाँ बेली हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा। उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने शायद वो 20 या 21 साल के थे, तब 2 साल वो हॉस्पिटल में रहे। तो उसके बाद वो इस हॉस्पिटल से उनका जुड़ाव था। यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मरीजों को क्या परेशानी है, ये सब दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनके प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हमेशा इस बेली हॉस्पिटल में फल वितरण करते हैं और मरीजों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज माननीय डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने ये घोषणा की है कि जो म्योर रोड है वो आज से चौधरी चुन्नीलाल रोड के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में, बहुत ही समाज सेवी के रूप में, लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में, जिन्होंने समाज सेवा में जीवन को समर्पित किया, ऐसे पूज्य बाबू जी, जिन्हें हम लोग आदर से बाबूजी कहते हैं, लेकिन चौधरी चुन्नीलाल जी, जिनकी आज 22वीं पुण्यतिथि थी और मुझे आज पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बाबूजी के सुपुत्र और इस समय माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी और उनके परिजनों के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया। उनका धन्यवाद करते हुए यह सूचना देना चाहूँगा कि प्रयागराज शहर के अंदर जो अभी तक म्योर रोड के नाम से रोड जाना जाता था, आज से वह बाबूजी चौधरी चुन्नीलाल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। उस मार्ग में से ही चल कर के मैं अपने निवास तक भी पहुंचता हूं, उसी मार्ग से चल कर के लोग उच्च न्यायालय भी जाते हैं, उसी मार्ग से चल कर के भी ही यहाँ जो महान बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से जो सर्किट हाउस है वहाँ पर भी लोग जाते हैं। यह पूरा एक तरह से कह लीजिए कि प्रयागराज जो आएगा उस मार्ग से होते हुए जाएगा। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य में आवाजाही लगातार बढ़ने वाली है। जहां पिछले महीने नवंबर में 2 बार प्रदेश के दौरे पर आ चुके पीएम इस महीने कम से कम 4 दिन दौरे पर रहेंगे, वहीं जनवरी में उनकी कम से कम आधा दर्जन यात्राओं का कार्यक्रम बनाया गया है। अपने इस दौरे में वह मुख्य रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और सूत्रों के अनुसार इस महीने पीएम का यूपी की 2 यात्राओं पर मोहर लग चुकी है। इस महीने के अंतिम 2 हफ्ते में 2 और यात्रा कराए जाने पर विचार हो रहा है। पीएम की यूपी यात्रा की रफ्तार चुनाव आते आते लगातार बढ़ाई जाती रहेगी। जनवरी में पीएम यूपी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सगली विधानसभा विधायक वंदना सिंह भाजपा का हाथ थामने के बाद जनपद पहुंची हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन स्वागत में कुछ लोग ऐसे मसरूफ हो गए कि ये भूल गए कि वह कौन है और उनका पद क्या है। एक तरफ योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही सख्त आदेश दिया था
कि अब कोई भी मंत्री अपनी गाड़ी में हूटर नहीं लगाएगा, ना ही लाल बत्ती लगाएगा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जिले के आला अधिकारियों के सामने से अपनी गाड़ियों में हूटर बजाकर चल रहे थे, तो इसी दौरान कानून का पाठ पढ़ाने वाले भी मौन नजर आए। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।